क्वेश्चन लिखो। A reversible heat engine, a reversible heat engine, a reversible heat engine A, a reversible heat engine A based on Carnot cycle, a reversible heat engine A based on Carnot cycle absorbs heat. A reversible heat engine A based on Carnot cycle absorbs heat from a reservoir, absorbs heat from a reservoir at 1000 Kelvin, at 1000 Kelvin, and rejects heat to a reservoir at temperature T2, and rejects heat to a reservoir at temperature T2. आगे लिखो, a second reversible engine B, a second reversible engine B, a second reversible engine B absorbs the same amount of heat, absorbs the same amount of heat. A second reversible engine B absorbs the same amount of heat as rejected by the engine A, as rejected by the engine A, as rejected by the engine A from the reservoir at temperature T2, from reservoir at the temperature T2, from the reservoir at temperature T2, and rejects energy to a reservoir, at temperature 360 Kelvin, at temperature 360 Kelvin, at temperature 360 Kelvin. ठीक है, आगे लिखो, if the efficiencies of engine A and B, if the efficiencies of the engine A and B are the same, then calculate temperature T2. Then calculate temperature T2. तो आपको T2 कैलकुलेट करना है.
600 केल्विन। एक मिनट बताता हूँ। हाँ, 600 केल्विन सही आंसर है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है एक इंजन ए है, ये एक हीट रिजर्वायर से कनेक्टेड है जिसका टेम्परेचर 1000 केल्विन, और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है एक और हीट रिजर्वायर को जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और बाकी ये कुछ वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो W1 वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, WA बोल सकते हो। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि ये जो हीट रिजर्वायर T2 है, यहां से हीट ले रहा है एक और इंजन बी। ठीक है, इंजन बी जो है वो इस हीट रिजर्वायर से हीट ले रहा है, और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है एक और हीट रिजर्वायर को जिसका टेम्परेचर है 360 केल्विन। ऑब्वियसली ये भी कुछ वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी जो ए की है वही एफिशिएंसी बी की है। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी बराबर है। तो अगर ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी बराबर है तो फिर आप ये लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 1 माइनस T2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 360 अपॉन T2। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज T2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 360 अपॉन T2। तो फिर T2 जो है यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 360 इंटू 1000। तो ये 600 केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नोट करो, लिखो द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड, द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड, the process which is performed either by itself, the process which is performed either by itself, the process which is performed either by itself or after proper initiation, or after proper initiation, after proper initiation, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड आइदर बाय इटसेल्फ और
after proper initiation till completion is called irreversible or spontaneous process. Till completion is called irreversible or spontaneous process. Irreversible or spontaneous process. तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोला जाता है। और बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जो या तो अपने आप से प्रोसीड करता हो कंप्लीशन तक, या एक बार उसको हम प्रॉपरली इनिशिएट कर दें और इनिशिएट करने के बाद वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, a spontaneous process is an irreversible process. A spontaneous process is an irreversible process, and a spontaneous process is an irreversible process, and it may be reversed. It may be reversed. It may be reversed only by some external agency. 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 तो बोल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखो नेचुरल मैनर में हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हमें उसके लिए रेफ्रिजरेटर को यूज करना पड़ेगा या उसके लिए एयर कंडीशनर को यूज करना पड़ेगा। तो उस एक्सटर्नल एजेंसी को चला करके उस एक्सटर्नल एजेंसी को की हेल्प से जो है हम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी भी हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हमेशा एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये बात क्लियर हुई बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बात आती है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है। लिखो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। नोट करो, लिखो फॉर अ प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस, for a process to become spontaneous, for a process to become spontaneous, number one, लिखो there must be decrease in potential energy. There must be decrease in potential energy. There must be decrease in potential energy of the system. There must be decrease in potential energy of the system. There must be decrease in potential energy of the system. It means energy is released
it means energy is released during the spontaneous process. It means energy is released during the spontaneous process. It means energy is released during the spontaneous process. अब देखो, ये तो जो है ना, ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट था। लोग ये समझते थे कि सिर्फ वही प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं जहां पे एनर्जी रिलीज हो, यानी कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि स्पॉन्टेनिटी का सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने पे भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी प्रोसेस के मीन टाइम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, मींस सिस्टम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाता है, यानी कि जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने पे ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, इसलिए दूसरे क्राइटेरिया को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो और लिखो, फिर नंबर 2 और के बाद नंबर 2 लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, एक्सोथर्मिक वाले केस में तो कोई वो नहीं है ना, एक्सेप्शन? नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस को अगर हम कंसीडर करें तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो सकते हैं? जैसे अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा एस जो है वहां पे नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है और आपने टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू है वो पॉजिटिव आ सकती है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है वो हायर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। हायर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। तो अब दूसरा क्राइटेरिया लिखो बेटा, नंबर 2 लिखो, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन रैंडमनेस। There must be increase in randomness. There must be increase in randomness. That is increase in entropy. That is increase in entropy. There must be increase in randomness. That is increase in entropy during the spontaneous process. During the spontaneous process, there must be increase in randomness, that is increase in entropy during the spontaneous process. अब देखो, ये जो बात की जा रही है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की बात की जा रही है कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर रही है, तो उसको कौन स्पॉन्टेनियस बना रहा है? वहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसको स्पॉन्टेनियस बनाने वाला जो फैक्टर है वो रैंडमनेस फैक्टर है। यानी कि अगर सिस्टम का रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, या तो सिस्टम में एनर्जी, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही हो, या उस प्रोसेस का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा हो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ ऑब्जर्व, ये भी पॉसिबल है, लेकिन रेयर पॉसिबिलिटी होती है दोनों एक साथ। मतलब जो है, एक जैसे एनर्जी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो और एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो ये समझ में आया बेटा? यस सर। स्पॉन्टेनिटी का 2 क्राइटेरिया है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही हो और दूसरा सिस्टम का रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा हो।
तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एंट्रोपी क्या है। तो आप नोट करो एंट्रोपी। हाँ शिवांग, क्या पूछना चाहते हो भाई? सर अगर किसी दो सब्सटेंस हो सर, एक की सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही हो और एक की रैंडमनेस इंक्रीज कर रही हो, तो सर किसको ज्यादा स्पॉन्टेनियस कहेंगे हम? ऐसे नहीं बोल सकते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और एक चीज और समझ लेना, ज्यादा स्पॉन्टेनियस और कम स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं होता। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो प्रोसेस फिजिबल है, वो प्रोसेस होगा। ठीक है, बस। ज्यादा स्पॉन्टेनियस और कम स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा स्पॉन्टेनियस वो बहुत तेजी से होगा और जो कम स्पॉन्टेनियस वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि जो रेट होता है ना किसी भी प्रोसेस के होने का, जो रेट है उसको जो है थर्मोडायनेमिक्स गवर्न ही नहीं करती। मैंने लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, याद आया? यस सर, आ गया। यस सर। तो एंट्रोपी क्या है, डिफिनीशन लिखो। एंट्रोपी की डिफिनीशन लिखो। देखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ randomness or disorder. It is the measurement of randomness or disorder. It is the measurement of randomness or disorder associated with a system. It is the measurement of randomness or disorder associated with a system. It is the measurement of randomness or disorder associated with a system. आगे लिखो। In an isolated system, in an isolated system, as the disorder increases, in an isolated system, as the disorder increases, in an isolated system, as the disorder increases, its entropy also increases. Its entropy also increases. Its entropy also increases. आगे लिखो। Entropy is represented by capital S. Entropy is represented by capital S. Entropy is represented by capital S. इसी में आगे नोट करो, it is a state function quantity. It is a state function quantity. It is a state function quantity as well as it is a state function quantity as well as is an extensive property. Is an extensive property. It is a state function quantity as well as is an extensive property. ठीक है, तो एंट्रोपी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्वांटिटी होती है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्टेट फंक्शन क्वांटिटी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आप जरा एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में एंट्रोपी को कैसे डिस्कस किया गया है। एनसीईआरटी में देखो बेटा, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181,
पे आप देखो एक हेडिंग गिवन है स्पॉन्टिनिटी, 181 पे स्पॉन्टिनिटी हेडिंग गिवन है, मिला सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन और बाय अ सिस्टम। तो बोले द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन और बाय अ सिस्टम। तो आपको Q और W के बीच में रिलेशनशिप जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। आगे बोला है इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। आपने लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को नोट किया है, याद है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे बोले हाउएवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल। तो बोले जो हीट का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। In fact, all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. तो बोले जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल प्रोसेसेस एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मतलब वो सब क्या है? स्पॉन्टेनियस। जैसे वाटर का फ्लो करना, हीट का फ्लो करना, ठीक है, इसी तरीके से जो है गैस का मिक्स होना। आप अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हो तो सोल्यूट का उसके अंदर डिसॉल्व हो जाना। जैसे आप वाटर है, वाटर के अंदर आप एक ड्रॉप जो है वो इंक का डाल दो तो वो इंक ड्रॉप जो है वो पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसकी वजह से वाटर जो है उसका कलर को एक्वायर कर लेता है। तो अब इस तरीके के जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब स्पॉन्टेनियस है और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अभी जरा देखो कुछ एग्जांपल इन्होंने लिया होगा यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि हाउएवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन फैक्ट all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available volume. तो अब जैसे एक गैस है, गैस को आपने किसी स्पेस में छोड़ दिया तो क्या होगा? गैस पूरे स्पेस में फैल जाती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो अपने आप से कंप्रेस होकर के और उसके बाद जो है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है। गैस की हमेशा टेंडेंसी है एक्सपैंड करने की, कंप्रेस होने की नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा जो भी स्पेस अवेलेबल है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ गैस एक्सपैंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम। इसी तरीके से बोला है बर्निंग कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है भाई, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके CO2 बनाता है, लेकिन यहां पे आपको एक बार प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। जो पहला वाला एग्जांपल दिया था मैंने, अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो डिफिनीशन लिखवाई है, आप उस डिफिनीशन को अगर पढ़ो, जरा एक बार फिर से पढ़ो। उसमें लिखा हुआ आपने, अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड आइदर बाय इटसेल्फ। A process which is performed either by itself। तो either by itself में ये गैस का एक्सपेंशन जो है वो ये एग्जांपल आएगा। और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन टिल कंप्लीशन। अब इसमें दूसरा वाला एग्जांपल आएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि but heat will not flow from colder body to warmer body on its own. The gas in a container will not spontaneously contract into one corner, or carbon dioxide will not form carbon and dioxygen spontaneously. तो बोल रहा है कि हीट अपने आप से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। किसी कंटेनर में जो गैस प्रेजेंट है वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करके एक कॉर्नर में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
इसी तरीके से बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप से कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियस मैनर में। तो बोला दीज एंड मेनी अदर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस शो यूनिडायरेक्शनल चेंज। वी मे आस्क व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस। तो अब यहाँ पे ये पता करने जा रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं उनके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है। अभी मैंने आपको बताया कि दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज करना और दूसरा रैंडमनेस का इंक्रीज करना। वही बात यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो बोले कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस, व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ स्पॉन्टेनियस चेंज। In this section, we shall establish some criterion for these processes, whether these will take place or not. Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change. Well, you may think by your common observation that spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants. एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कब? जब वहां पे रिएक्टेंट कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे अगर एसिड है और बेस है, अगर एसिड और बेस कांटेक्ट में आए तो तुरंत न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और सॉल्ट और वाटर बनने लगता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके साथ अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट को लाओ तो वो अपने आप से रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहां पे बोला है यू मे थिंक बाय योर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज वन व्हिच अकर्स इमीडिएटली व्हेन कांटेक्ट इज मेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रख दें बहुत साल तक, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो वाटर बनता नहीं है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कोई परसेप्टेबल चेंज मतलब ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं दिखता है। तो बोले ऑल्दो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम इट इज एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो बोल रहे हैं कि वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन वहां हो रही है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ही स्लो मैनर में हो रही है। इतनी स्लो मैनर में रिएक्शन चल रही है कि कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हमें दिखता नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे वजह ये होती है बेटा कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर भी बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर H2O बनाना है तो H2O बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब H2O फॉर्म होता है। तो अब यहां पे देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक होना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में हम बोलते हैं यही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उनमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांग बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से प्रोसीड करती है। इसीलिए हमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं दिखता। कई साल तक हम रख दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे, तब भी हमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं दिखता, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से प्रोसीड करती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? यस यस सर। तो बोले although the reaction is taking place between them, it is an extremely slow rate. It is still called spontaneous reaction. फिर भी हम इस रिएक्शन को spontaneous reaction बोलते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो पॉसिबिलिटी रिएक्शन के होने की है। भाई थोड़ा बहुत अमाउंट तो वाटर का बन ही रहा है, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई हमें ऑब्जर्वेबल चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा है।
So spontaneous means having the potential to proceed without the assistance of external agency. Spontaneous का मतलब क्या है? Having the potential to proceed without the assistance of external agency. किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना जिस प्रोसेस के अंदर प्रोसीड करने की टेंडेंसी है, जिस प्रोसेस के अंदर पोटेंशियल है कि वो प्रोसीड करेगा कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना, उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे. However, it does not tell about the rate of the reaction or process. ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताता. अभी जैसे इन्होंने पूछा था शिवांग ने कि जो है कौन सा प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा कम स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसका ये जवाब है. स्पॉन्टेनियस का मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब वो प्रोसेस फिजिबल है. अब वो फास्ट मैनर में प्रोसीड करेगा या स्लो मैनर में प्रोसीड करेगा, इससे थर्मोडायनेमिक्स का कोई लेना देना नहीं. आगे बोल रहे another aspect of spontaneous reaction or process as we see is that these cannot reverse their direction on their own. अभी मैंने इस बात को लिखवाया भी है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप से रिवर्स नहीं हो सकता. अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी होगी. वी मे समराइज इट एज फॉलोज. तो बोला है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. यही लाइन मैंने अभी लिखवाया हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डिफिनीशन के साथ. ये सब क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पे बोल रहे हैं कि क्या डिक्रीज इन एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है. इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी? अब जरा देखो, बोला है कि इफ वी एग्जामिन द फिनोमेना लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउनहिल और फॉल ऑफ अ स्टोन onto the ground, we find that there is a net decrease in potential energy in the direction of change. By analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in energy has taken place. As in case of exothermic reactions, जैसे बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं और ये एक्सोथर्मिक चेंज है, इतनी हीट रिलीज हो रही है. इसी तरीके से बोल रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस चेंज होना चाहिए. ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाते हैं, यहाँ पे देखो हीट रिलीज हो रही है. तो ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस हो सकती है. अब यहाँ बोला है द डिक्रीज इन एंथैल्पी इन पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स मे बी शोन फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन on an enthalpy diagram as shown in figure 6.10a. जरा एक डायग्राम को देख लो, ये नेक्स्ट पेज पे देखो डायग्राम बना हुआ है. अब इसमें क्या है, इसमें आप देखो इन्होंने ये कर्व बनाया हुआ है, कर्व बिटवीन एंथैल्पी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसके बीच में कर्व है. ठीक है. अब देखो यहां पे इन्होंने रिएक्टेंट को कंसीडर किया. ठीक है, ये रिएक्टेंट है और इधर जो है इन्होंने प्रोडक्ट को कंसीडर किया. प्रोडक्ट स्टार्टिंग में रहा होगा रिएक्टेंट, जब रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो रिएक्टेंट रहा होगा, और रिएक्शन के एंड में क्या है, प्रोडक्ट्स. रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है. तो ये जो एंथैल्पी है दिस इज HR, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो एंथैल्पी है ये HP है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है. तो आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है.
इसका मतलब रिएक्टेंट में एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा है। तो अब आप देखो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये डिफरेंस क्या है, ये दिस इज डेल्टा एच रिएक्शन। यही जो इंथैल्पी का डिफरेंस है ना, यही डेल्टा एच रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वो फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी होगा, एचपी माइनस एचआर। और आप देख रहे हो क्योंकि एचपी वैल्यू कम है एचआर से, इसलिए ये डिफरेंस आएगा नेगेटिव। क्लियर हुआ? यस सर। भाई स्टार्ट हमने रिएक्टेंट से किया था और एंड में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की इंथैल्पी एचआर और प्रोडक्ट की इंथैल्पी एचपी। प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है रिएक्टेंट से, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक चेंज है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, thus the postulate that driving force for a chemical reaction may be due to decrease in energy sounds reasonable as the basis of evidence so far। तो ये जो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे हमें ये लग रहा है कि जो एक्सोथर्मिक चेंजेस हैं उनको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं, नाउ लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब कुछ रिएक्शंस को और कंसीडर करें जो एंडोथर्मिक है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है प्लस, यानी कि एंडोथर्मिक है ये। इसी तरीके से कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, और ये सल्फर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है। यहां भी आप देख रहे हो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बोले कि दीज रिएक्शंस दो एंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। तो ये एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस है। अब ये क्यों स्पॉन्टेनियस है इसको समझना। These reactions, though endothermic, are spontaneous. The increase in enthalpy may be represented on an enthalpy diagram as shown in figure 6.10b। ये तो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ किया था कर्व। इसी तरीके से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व ड्रॉ करें, यानी कि H और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो यहां पे बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, दिस इज HR, ठीक है। यहां पे होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो ज्यादा है, ये प्रोडक्ट्स। HP। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस डेल्टा H रिएक्शन के बराबर है। तो डेल्टा H रिएक्शन यहां भी क्या हो जाएगा, HP माइनस HR। और आप देख सकते हो क्योंकि HP HR से ज्यादा है, इसलिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। Positive. तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है, कर्व है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व। तो यहां पे बोला है, therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be a contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases। तो इन्होंने ये बोला है कि जो डिक्रीज इन एंथैल्पी है ये एक फैक्टर हो सकता है स्पॉन्टेनिटी का, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर स्पॉन्टेनिटी का है ये जरूरी नहीं, दूसरे भी फैक्टर हो सकते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब उसके लिए इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है। अब जरा इसको देखो, यहीं से एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है। तो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी ये हेडिंग लिखी हुई है। अब इसमें देखो, बोले देन व्हाट ड्राइव्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ गिवन डायरेक्शन। Let us examine such a case in which delta H is equal to 0। इन्होंने बोला कि अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे इंथैल्पी में चेंज ही नहीं होता, डेल्टा H वैल्यू 0 है। तो जब डेल्टा H 0 होगा तो नेचुरल सी बात है, जो इंथैल्पी वाला क्राइटेरिया है फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
क्या उसके बावजूद भी वो प्रोसेस फीजिबल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है, इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो बोला लेट अस एग्जामिन सच अ केस इन विच डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, दैट इज देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. Let us consider diffusion of two gases. Let us consider diffusion of two gases into each other in a closed container. Let us consider diffusion of two gases into each other in a closed container, which is isolated from the surroundings as shown in figure 6.11. तो बोल रहे हैं कि एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हम दो गैसेस का डिफ्यूजन को कंसीडर कर रहे हैं, और ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, मतलब इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो सकता. बोले द टू गैसेस से गैस ए एंड गैस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक डॉट्स एंड व्हाइट डॉट्स. तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ब्लैक डॉट्स हैं और राइट साइड में व्हाइट डॉट्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है, प्योर गैस ए है एक साइड में और दूसरे साइड में प्योर गैस बी है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो बोले द टू गैसेस से गैस ए एंड गैस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक डॉट्स एंड व्हाइट डॉट्स रिस्पेक्टिवली एंड सेपरेटेड बाय अ मूवेबल पार्टीशन. तब इनको सेपरेट किया गया है एक मूवेबल पार्टीशन के थ्रू. बोले व्हेन द पार्टीशन इज विथड्रॉन, अब हम पार्टीशन हटा रहे हैं, व्हेन द पार्टीशन इज विथड्रॉन the gases begin to diffuse into each other and after a period of time diffusion will be complete. तो आप देख रहे हो पार्टीशन हटाने के बाद की सिचुएशन क्या है, वो दूसरे डायग्राम में गिवन. बोले लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस बिफोर पार्टीशन. इफ वी वर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर, अगर लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर है वहां से हम गैस मॉलिक्यूल को बाहर निकाले तो हम एकदम सही प्रोडक्शन कर सकते हैं कि वो एक गैस ए मॉलिक्यूल होगा. और राइट साइड वाले साइड से अगर हम कोई मॉलिक्यूल को निकाले तो हम क्लियरली बोल सकते हैं वो गैस बी मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्योर गैस ए और प्योर गैस बी दोनों साइड में प्रेजेंट है स्टार्टिंग में. तो बोल रहे हैं कि लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस बिफोर पार्टीशन. इफ वी वर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर वी वुड बी श्योर दैट these will be molecules of gas A, and similarly if we were to pick up the gas molecules from right container we would be sure that these will be molecules of gas B. But if we were to pick up molecules from container when partition is removed, partition को remove करने के बाद अगर हम लेफ्ट साइड से कोई मॉलिक्यूल को निकालें तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो गैस ए मॉलिक्यूल ही होगा या गैस बी मॉलिक्यूल ही होगा. और यही सिचुएशन राइट साइड वाले पार्ट में भी ऑब्जर्व होती है. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि वी वुड बी श्योर दैट दीज विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, बट इफ वी वर टू पिक अप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंटेनर व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड वी आर नॉट श्योर वेदर द मॉलिक्यूल्स पिक्ड आर ऑफ गैस ए और गैस बी. वी से दैट the system has become less predictable or more chaotic. तो यानी कि पार्टीशन को रिमूव करने के बाद सिस्टम जो है वो लेस प्रेडिक्टेबल है, वहां पे रैंडमनेस बढ़ गई है. तो ये अब तक सारी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बोले we may now formulate another postulate in an isolated system. There is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic, and this could be a criterion for spontaneous change. तो बोले कि अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करें तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस चेंज सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पे रैंडमनेस बढ़ रही है. जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है जिसमें इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो सकता है. तो फिर अगर वहां पे कोई चेंज हो रहा है, मतलब कोई प्रोसेस अगर फीजिबल है तो वो फिजिबिलिटी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वहां पे रैंडमनेस बढ़ रहा है, वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है. तो at this point we introduce another thermodynamic function entropy denoted as capital S.
The above mentioned disorder is the manifestation of entropy. ठीक है? To form a mental picture, one can think of entropy as a measure of the degree of randomness or disorder in the system. The greater the disorder in an isolated system, the higher is the entropy. फिर बोला, as far as a chemical reaction is concerned, this entropy change can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactants to another in the products. तो ये सारी बात जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है. अब हम वापस आ जाते हैं. तो आपको एंट्रोपी का ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आप नोट करो, लिखो हेडिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे स्टेटमेंट हैं. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने डिफरेंट स्टेटमेंट को देखा था. तो मैं एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले आप लिखो केल्विन्स स्टेटमेंट. केल्विन्स स्टेटमेंट. केल्विन्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखो. लिखो, नो cyclic engine is possible. No cyclic engine is possible. No cyclic engine is possible which absorbs heat. Which absorbs heat. No cyclic engine is possible which absorbs heat from single heat reservoir. From single heat reservoir. From single heat reservoir and convert completely into work. And convert completely into work. And convert completely into work without producing any change. Without producing any change in surrounding. Without producing any change in surrounding. Without producing any change in surrounding. ठीक है? तो अब देखो केल्विन्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है. बोल रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी प्रोसेस को नहीं कंसीडर कर सकते जहां पे एक हीट इंजन जिसको हम सिंगल हीट रिजर्वायर से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक हीट रिजर्वायर से ये हीट इंजन कनेक्टेड हो, इससे ये हीट ले, ठीक है, और इस हीट को कंप्लीटली ये वर्क में कन्वर्ट कर दे. तो बोल रहे हैं कि ये इस हीट रिजर्वायर से जो भी हीट ये ले रहा है, इस हीट का कुछ पार्ट को इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा सिंक को. बिना सिंक को इस हीट का कुछ पार्ट रिजेक्ट किए बिना ये वर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड केल्विन्स स्टेटमेंट. मतलब ये Q इज इक्वल टू W. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं. समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये केल्विन्स स्टेटमेंट है कि किसी भी हीट इंजन को एक हीट रिजर्वायर से कनेक्ट करके उस हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो हीट सोर्स हमें दे रहा है
ठीक है, जो हीट सोर्स हमें दे रहा है उस हीट का कुछ पार्ट को हमें सिंक को रिजेक्ट, मतलब सिंक को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और रेस्ट अमाउंट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उस अमाउंट को भी पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ पार्ट डिफरेंट टाइप के एनर्जी लॉसेस के फॉर्म में वो भी जो है मतलब कंज्यूम होता है, और तब जाकर के जो है वो वर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये केल्विन्स स्टेटमेंट है। आरव जो है ये इसको जो है तुम एक बार लेक्चर दोबारा से देख लेना, जो है तो देख करके उसको नोट कर लेना। नंबर 2, कैरनॉट्स स्टेटमेंट। कैरनॉट्स स्टेटमेंट, कैरनॉट्स स्टेटमेंट। कार्नोट एंजल नहीं था? कैरनॉट्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो बेटा। कैरनॉट्स स्टेटमेंट भी लिखो। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी, thermodynamic efficiency of a heat engine, thermodynamic efficiency of a heat engine, thermodynamic efficiency of a heat engine working reversibly, thermodynamic efficiency of a heat engine working reversibly, thermodynamic efficiency of a heat engine working reversibly is always maximum. Thermodynamic efficiency of a heat engine working reversibly is always maximum. Is always maximum. अब ये तो आपने पीछे कैरनॉट साइकिल जब मैंने बताया था तो वहां भी आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी होती है वो रिवर्सिबल हीट इंजन की होती है। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 3 लिखो, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट, CLAUSIUS है। क्लासियस स्टेटमेंट लिखो। देखो, whenever a spontaneous process is performed, whenever a spontaneous process is performed, whenever a spontaneous process is performed, then entropy of universe always increases. Then entropy of universe always increases. सर रिपीट कर। Whenever a spontaneous process is performed, whenever a spontaneous process is performed, then entropy of universe always increases. Then entropy of universe always increases. However, then entropy of universe always increases. However, total energy of universe, remains constant. However, total energy of universe remains constant. However, total energy of universe remains constant. ठीक है, अगर हम पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करें तो पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं? Yes, sir. अगर हम कंप्लीट यूनिवर्स को कंसीडर करें तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ है नहीं। Yes, sir. तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्लासियस ने ये बोला कि यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज होता है तो उससे यूनिवर्स की एंट्रोपी
लगातार इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है सब अपने आप से हो रहा है, यानी कि सब स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रहा है। इट मींस यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज करती जा रही है और वो इंक्रीज करके किसी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रही है। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो पता नहीं। तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर हम कंसीडर करें इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये क्लियर हो गया बेटा क्लासेस स्टेटमेंट? Yes, sir. नंबर 4 लिखो, लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये भी बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसमें लिखो हीट कैन नॉट ट्रांसफर बाय इटसेल्फ, heat cannot transfer by itself from a cold body to a hot body. Heat cannot transfer by itself from a cold body to a hot body. Heat cannot transfer by itself from a cold body to a hot body. ये भी लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव्ड है। तो ये सब 4 मैंने अलग अलग स्टेटमेंट आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बताए हुए हैं। अब जरा आप एक पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आप नोट में लिखो, नोट में लिखो बेटा। देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics, according to second law of thermodynamics, absolute entropy of system, absolute entropy of system, absolute entropy of system can never be determined. According to second law of thermodynamics, absolute entropy of system can never be determined. However, according to third law of thermodynamics, according to third law of thermodynamics, absolute value of entropy can be measured. Absolute value of entropy can be measured for some form of matter. Can be measured for some form of matter. कुछ पर्टिकुलर फॉर्म जो मैटर के हैं उनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम निकाल सकते हैं, सबकी नहीं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म की। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंक्लूजन को अगर देखें तो उसमें ये डिफरेंस है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर को कंसीडर करें उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म मैटर के हैं जिनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैटर है जिनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं इसी के साथ आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी बता देता हूं। बस स्टेटमेंट ही है और ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, at absolute zero temperature, according to this law, at absolute zero temperature, a crystalline solid, according to this law, at absolute zero temperature, a crystalline solid follow a perfectly ordered arrangement, a perfectly ordered arrangement, a perfectly ordered arrangement, a perfectly ordered arrangement. It means its entropy is zero at absolute zero temperature. It means its entropy is zero at absolute zero temperature. It means its entropy is zero at absolute temperature, absolute zero temperature. आगे इसे में लिखो बेटा, however entropy of amorphous solid, that is pseudo solid, however entropy of amorphous solid, that is pseudo solid, however entropy of amorphous solid, that is pseudo solid, is non-zero. However entropy of amorphous solid, that is pseudo solid, is non-zero even at absolute zero temperature. Even at absolute zero temperature. Even at absolute zero temperature. नोट कर लिया भाई? यस सर। तो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो यहां पे बोला जा रहा है कि जीरो केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है, जीरो केल्विन पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है, मतलब उसमें कोई डिसऑर्डर होता ही नहीं। तो अगर उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि एंट्रोपी तो डिसऑर्डर का ही मेजरमेंट होता है कि नहीं? ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो होगी। इसका मतलब कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक रेफरेंस वैल्यू मिल गई एंट्रोपी की, जीरो केल्विन पे जीरो है, तो अब उस रेफरेंस को यूज करके हम किसी और टेम्परेचर पे या किसी और कंडीशन में हम उसकी एंट्रोपी निकाल सकते हैं। लेकिन एमरफस सॉलिड को अगर हम कंसीडर करें तो एमरफस सॉलिड के लिए बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी एमरफस सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए एमरफस सॉलिड के लिए हमें कोई रेफरेंस वैल्यू मिल ही नहीं पाती, एंट्रोपी की कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है एमरफस सॉलिड के लिए, इसलिए एमरफस सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं किया जा सकता। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। तो यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होती है, बट एमरफस सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो नहीं होती, और
इस वजह से एमरफस सॉलिड के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है एंट्रोपी की, और इसीलिए एमरफस सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं किया जा सकता, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एमरफस सॉलिड कौन है, तो आप नोट में उसके रिगार्डिंग लिख लो। एमरफस सॉलिड के रिगार्डिंग नोट में लिखो बेटा, लिखो ऑल पॉलीमर्स, all polymers, all polymers, whether it is natural or synthetic, all polymers, whether it is natural or synthetic, all polymers, whether it is natural or synthetic, are example of amorphous solid. All polymers, whether it is natural or synthetic, are example of amorphous solid. Are example of amorphous solid. आगे लिखो, due to which their absolute entropy cannot be determined. Due to which their absolute entropy cannot be determined. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जितने भी पॉलीमर्स हैं, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स में अगर हम देखें तो पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, तो जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो सब एमरफस सॉलिड हैं। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें, जैसे सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये सब सिंथेटिक, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स को आप ले लो या किसी सिंथेटिक पॉलीमर्स को ले लो, ये सारे पॉलीमर्स एमरफस सॉलिड होते हैं, और इसलिए इनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे बोलेंगे कि इनमें से किस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते। अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है एमरफस सॉलिड है, तो जो एमरफस सॉलिड होगा उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं कर पाओगे। ग्लास को अगर कंसीडर करें, ग्लास भी एक एमरफस सॉलिड है, इसलिए ग्लास की भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा? यस सर। सर ठीक है, अब देखो बात आती है एंट्रोपी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो आप नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी। अब इसमें आप पॉइंट वाइज लिखते जाना। पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, whenever physical state of matter, whenever physical state of matter, whenever physical state of matter changes from solid to liquid, whenever physical state of matter changes from solid to liquid or liquid to gas or liquid to gas, then entropy of system always increases. Then entropy of system always increases, and vice versa. Then entropy of system always increases. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर एक सिस्टम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, और अगर वो गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी हमेशा कम होगी। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, during decomposition of a compound,
during decomposition of a compound, entropy of the system always increases. During decomposition of a compound, entropy of the system always increases. And vice versa during addition of compound, and vice versa during addition or association of compound. Addition or association of compound. तो अगर कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, और अगर कंपाउंड एसोसिएट हो रहे हैं तो एंट्रोपी हमेशा कम होगी. अगर वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, और एसोसिएट हो रहे हैं तो एंट्रोपी हमेशा कम होगी. क्लियर हुआ? यस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज फिक्स्ड. If initial and final state of system is fixed, if initial and final state of system is fixed, then change in entropy. If initial and final state of system is fixed, then change in entropy during reversible. Then change in entropy during reversible and irreversible process are always equal. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड, देन चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है ना? होना चाहिए. यस. क्यों होना चाहिए? स्टेट फंक्शन क्वांटिटी है. हाँ, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, then molecular movement. If heat is supplied to the system, then molecular movement, and hence molecular randomness increases. Due to which entropy of system also increases. Due to which entropy of system also increases. Due to which entropy of system also increases. ठीक है? तो बोल रहा है कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो हीट देने से क्या होता है? बोल रहा है कि वहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस बढ़ती है, और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है. तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, at constant temperature if heat is supplied to the system, if heat supplied to the system increases. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, at constant temperature if heat supplied to the system increases, at constant temperature if heat supplied to the system increases, then change in entropy of system also increases. Then change in entropy of the system also increases. Then change in entropy of the system also increases. ठीक है? तो बोल रहा है कि
फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप सिस्टम को जितनी ज्यादा हीट दोगे, सिस्टम की एंट्रोपी में उतना ज्यादा चेंज होगा। कहने का मतलब यह है डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इफ टी इज कांस्टेंट। ये है बेटा। बढ़ने की वजह से होगा ना, हाँ वजह से क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से होगा। हाँ काइनेटिक बेसिकली बोल रहा है कि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम को हम हीट देते जा रहे हैं। तो सिस्टम को अगर हम हीट देते जा रहे हैं तो हो सकता है वहां पे फेज चेंज हो रहा हो, यस सर। वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जितनी ज्यादा हीट दोगे तो एंट्रोपी में उतना ज्यादा चेंज होगा। यस लास्ट पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी में, लास्ट पॉइंट लिखो, if same quantity of heat is supplied, if same quantity of heat is supplied to the system, if same quantity of heat is supplied to the system at lower temperature, if same quantity of heat is supplied to the system at lower temperature, then if same quantity of heat is supplied to the system at lower temperature, then change in entropy of system, change in entropy of system is greater, then change in entropy of system is greater in compared to when, in compared to when, in compared to when it is supplied at higher temperature, in compared to when it is supplied at higher temperature, in compared to when it is supplied at higher temperature। अब जैसे देखो क्या बोला जा रहा है, बोला change in entropy is inversely proportional to temperature if Q is constant। बोल रहे हैं कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट एक सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हो, एक बार लोअर टेम्परेचर पे और एक बार हायर टेम्परेचर पे, तो लोअर टेम्परेचर पे सिस्टम के एंट्रोपी में ज्यादा चेंज होगा, हायर टेम्परेचर पे सिस्टम के एंट्रोपी में कम चेंज होगा। ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यस ठीक है। Yes. अब ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया है, इसी के बेसिस पे एंट्रोपी का जो ये एक्सप्रेशन है वो आता है, चेंज इन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आता है। तो चेंज इन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून।